हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्सिज्म। तो आज हम अपने नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि है मैनेजमेंट थॉट्स। पहले हम ये देख लेते हैं कि मैनेजमेंट थॉट का मीनिंग क्या होता है, मतलब मैनेजमेंट थॉट क्या होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट थॉट में ये होता है वो होता है, बट एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल तरीके से समझना। जैसे लाइफ को जीने के लिए हमें कुछ थॉट्स, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ फिलोसफीज की जरूरत पड़ती है ना, सेम उसी तरीके से मैनेजर्स को मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उन्हें कुछ प्रिंसिपल्स, सेट ऑफ रूल्स या फिर कुछ गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ती है। और वो गाइडलाइंस जो है वो हमको इन मैनेजमेंट थॉट्स के थ्रू मिलती है। ठीक है, अब ये मैनेजमेंट थॉट्स आते कहाँ से हैं? ऐसे बहुत से बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज और वी शुड से द फिलोसोफर्स हैं, या फिर कुछ ऐसे टॉप लेवल के ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने खुद से मैनेजमेंट के फिलोसफीज को इंट्रोड्यूस किया, और वो इतने सक्सेसफुल हुए अपनी फिलोसफीज से जो कि आगे चल के हमारे प्रिंसिपल्स बन गए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट थॉट्स आर नथिंग, they are just the simple guidelines which are being framed for the smooth functioning of the management। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे हेनरी फ्यूल के साथ कि हेनरी फ्यूल ने कौन से कंट्रीब्यूशन किए थे, यानी कि इन्होंने कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट को जो कि हम इवन इन 21st सेंचुरी हम जिसे यूज करते हैं। ठीक है, पहले एक छोटा सा उनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हेनरी फ्यूल एक कोल माइनिंग इंजीनियर थे, और फिर उन्होंने एज एन इंजीनियर एक कोल माइनिंग कंपनी में काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर उसके बाद वो वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। जब वो कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में थी और कंपनी शट होने वाली थी, तो उस टाइम पे हेनरी फ्यूल ने कुछ ऐसे मैनेजमेंट रूल्स सेटअप किए, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हमको दिए जिनके थ्रू उन्होंने अपनी कंपनी को सिर्फ लॉस से बाहर नहीं निकाला, बल्कि वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कंपनीज में से एक बनाया था। मैनेजमेंट के एकेडमिक वर्ल्ड में इनकी थ्योरीज या फिर इनके प्रिंसिपल्स को फेयरलिज्म भी कहा जाता है। अब ऐसे कौन से इनके कंट्रीब्यूशन हैं जिसके कारण इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स का टाइटल दिया गया है? जस्ट रिमेंबर दिस कि फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स इज नन अदर देन हेनरी फ्यूल। ओके, अब इसके तीन मेजर रीजंस हैं। द फर्स्ट वन इज ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स। इसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट की कौन सी ऐसी स्किल्स होती हैं, यानी कि डिसीजन मेकिंग करना, फोरकास्टिंग करना, प्रॉपर प्लानिंग करना, ये सारे मैनेजमेंट की स्किल्स होती हैं। ठीक है, और टेक्निकल स्किल्स क्या होती हैं? जो कि मशीन में टेक्निकल काम करना हो गया, या फिर फाइनेंस में बैठ करके टेक्निकल काम हो गया, मतलब अकाउंटिंग प्रैक्टिकल काम हो गया। तो ये सारी कुछ उन्होंने डिफ्रेंसिएशन दिया था टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स के बीच में। ठीक है, देन ही आइडेंटिफाइड द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसिडर्ड एज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये वही स्टेप्स की बात कर रहे हैं जो हमने पहले पढ़ा था, द 5 स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट, द 5 मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, देन ही डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल्स दैट एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स। इन्होंने ऐसे 14 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट को दिए हैं जो कि आज की डेट में, यानी कि इवन इन 21st सेंचुरी, जो मैनेजर्स हैं वो इनको अप्लाई करते हैं और अपने एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ रखते हैं। ठीक है, अब हम आगे इन्हीं प्रिंसिपल्स से डील करेंगे। सो दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स विच वर गिवन बाय हेनरी फ्यूल। ये जितने भी 14 प्रिंसिपल्स है देख के बिल्कुल मत डरना, बिकॉज जैसे जैसे इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा ये याद भी हो जाएंगे और इजी भी लगने लगेंगे। ओके, starting with the first principle, the most easy and the most important principle, the division of work। इस प्रिंसिपल में क्या होता है? एक बड़े से काम को हम छोटे छोटे टास्क या फिर जॉब्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसे? इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक फैक्ट्री है, चलो फैक्ट्री नहीं, एक कंपनी है, कंपनी का एक ओनर है, और उसने कुछ टारगेट सेटअप किए कि 5000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है और उसको सेल भी करना है। तो क्या वो सारा काम खुद ही करेगा? मतलब प्रोडक्शन भी वो खुद देखेगा, फाइनेंसेस भी खुद देखेगा, परचेज भी खुद देखेगा, मार्केटिंग भी खुद ही करेगा क्या? नहीं ना। वो क्या करेगा? वो सारे कामों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। वो क्या करेगा? वो एक फाइनेंस का बंदा बिठाएगा जो कि परचेज फाइनेंसेस का काम देखेगा। फिर वो एक प्रोडक्शन का के लिए एक बंदा बिठाएगा जो सारा प्रोडक्शन का काम देखेगा। वो एक सेल्स एंड मार्केटिंग का बंदा बिठाएगा जो कि उन प्रोड्यूस्ड गुड्स को सेल करेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द बिग and the whole work is divided into small tasks or small units। ठीक है, इससे क्या होता है ना, हर एक जॉब में ना स्पेशलाइजेशन हो जाती है। जैसे
जो मार्केटिंग वाला आदमी है वो हमेशा अगर मार्केटिंग करेगा तो उसका क्या होता है, उसकी जो सेल्स एंड मार्केटिंग की जो नॉलेज होती है, जो उसकी स्किल्स होती हैं वो एनहांस हो जाती है और वो उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो जाता है. ही बिकम्स मोर स्पेशलाइज्ड, मोर एफिशिएंट. हमने प्रोवर्ब सुना ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. तो जब तुम एक ही काम को रेगुलरली कर रहे हो तो फिर तुम उस फील्ड में स्पेशलाइज हो जाते हो. प्रोडक्शन वाला जो बंदा है उसको फिर समझ में आने लगता है धीरे धीरे कि कैसे प्रोडक्शन को हैंडल करना है, टाइमली प्रोडक्शन करना है, अगर अचानक से डिमांड बढ़ती है प्रोडक्शन बढ़ाना है, देन ही इज एबल टू अचीव द टारगेट्स. तो वो क्या है, वो उस फील्ड में स्पेशलाइज हो चुका है. ठीक है, तो इसीलिए बड़े से काम को जब हम अकॉर्डिंग टू द नेचर डिवाइड कर देते हैं तो वो काम अच्छे से कंप्लीट हो पाता है. ठीक है, और किसी भी एक इंसान पे कंप्लीट बर्डन नहीं पड़ता है. So this was all about the division of work, that how technical, managerial, and different skills jobs are divided into small segments, and the people working in that get specialized in that. Okay. The next one is authority and responsibility. पहले इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्लियर कर लेते हैं. अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन ऑफ डूइंग सम वर्क. मतलब कि आपके ऊपर एक ड्यूटी है, आपके ऊपर एक बोझ है, जो जिस काम को कंप्लीट, मतलब काम को कंप्लीट करने का एक बोझ है और उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं. ठीक है, अब ये एक प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट क्यों होता है, देखो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, अगर मैं सेल्स मैनेजर हूँ बट मुझे पावर ही नहीं दिया गया है अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर करने का, तो मैं अपने टारगेट्स अचीव कैसे करूंगी. ठीक है, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है लेकिन मेरे पास अथॉरिटी यानी कि पावर कम है. तो इससे क्या होगा, मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी, मेरे पे जो बर्डन है वो ज्यादा होगा और काम भी टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाएगा. ठीक है, so this is what the authority and responsibility principle says, that there must be a balance between authority and responsibility. Neither the authority nor the responsibility should be more. ठीक है, अगर आप अथॉरिटी ज्यादा दे दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दोगे तो वो उसका मिसयूज करेगा. अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दोगे और अथॉरिटी कम दोगे तो एम्प्लॉय पे बर्डन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा. ठीक है, इसका खुद ही एक एग्जांपल देख लो ना, अगर हम किसी गधे को बहुत सारा पावर दे देते हैं कि ठीक है तुम सब कुछ कर लो, तुम्हारे पास फाइनेंस का पावर है, सब पावर है, तो क्या वो मिसयूज नहीं करेगा? दैट्स द ह्यूमन नेचर, राइट? सो देयर मस्ट बी अ बैलेंस. द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन से हम काफ़ी फेमिलियर हैं बिकॉज हमको एक जनरल टर्म्स में पता है कि डिसिप्लिन का मतलब रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है और सिस्टमैटिक तरीके से काम करना होता है. ठीक है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन का मतलब रूल्स रेगुलेशंस एंड सिस्टमैटिक वर्किंग तो होता ही है, प्लस दिस इज द कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड टुवर्ड्स ईच अदर. यानी कि इसमें हम एक ऑनेस्टी और एक लॉयल्टी भी मांगते हैं कि तुम्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एक दूसरे के लिए किस तरीके से कमिटेड रहना है, लॉयल रहना है. कि तुम अगर यहाँ पे ऑफिस में आ रहे हो तो तुम टाइम पास नहीं करोगे, तुम ऑनेस्टली काम करोगे. ठीक है, इससे क्या होता है ना, इससे एक बहुत ही फेयर माहौल होता है, एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा क्रिएट होता है, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो सारी डील्स होती हैं, सारी बातें होती हैं, सब कुछ एकदम फेयर और एकदम क्लियर होती है, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होती है इससे. और जब हर एक इंसान को सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर पता होती है तो वो अपना काम भी अच्छे से करता है. ठीक है, दैट्स व्हाई दिस प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट देयर मस्ट बी अ सिस्टमैटिक वर्किंग एज वेल एज द क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, द नेक्स्ट कम्स इज यूनिटी ऑफ कमांड. बहुत ध्यान से समझना यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है. अच्छा, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ आपको. मान लो आपकी मम्मा बोलती है कि आप घर में उनकी हेल्प करो, एंड एट द सेम टाइम आपके पापा बोलते हैं कि आप उनके साथ जा करके बाहर का कुछ काम करो. ठीक है, अब आप बताओ आप क्या करोगे? समझ में आएगा? नहीं आएगा, chaos क्रिएट होगा. या फिर ये भी हो सकता है कि आप मम्मी को बोलोगे कि मम्मी मैं पापा का काम कर रही हूँ, और पापा को बोलोगे कि पापा मैं मम्मी का काम कर रही हूँ. ठीक है, मतलब एक एक्सक्यूज भी आपको मिल गया कि आप दोनों का काम नहीं कर रहे हो. इन द सेम मैनर जब ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा बॉस का ऑर्डर मिलता है तब वहां पर एम्प्लॉय भी यही करता है. या तो वो कंफ्यूज हो जाता है और सब कुछ मेसअप कर देता है, या तो वो एक्सक्यूज क्रिएट करता है और ना वो इस बॉस का काम करेगा ना वो दूसरे बॉस का काम करेगा. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एन एम्प्लॉय मस्ट रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन बॉस. ठीक है, अब देखो जब ज्यादा
सुपीरियर से ना जब ऑर्डर मिलता है ना, तो कभी कभी सुपीरियर्स के बीच में भी क्लैश हो जाता है कि सुपीरियर बोलता है कि उसका जो सबऑर्डिनेट है उसने उसकी क्यों नहीं सुनी, दूसरे वाले बॉस की क्यों सुनी, ईगो क्लैश हो जाता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई यूनिटी ऑफ कमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट देयर मस्ट बी अ स्मूथ वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉय विदाउट एनी chaos and without any excuses. Okay, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। पहले इन वापस से स्टडी कीजिए, अच्छे से ट्राई कीजिए कि और क्लियरली समझ में आए, कुछ एग्जांपल्स खुद से बनाइए सो दैट ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए और याद भी हो जाए। ठीक है, आगे के जो रिमेनिंग प्रिंसिपल्स हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।